यूपी में लोकसभा चुनाव में शाह और मात का खेल जारी है, जहां अंतिम चरण में सभी दलों ने अपने अपने पाशे फेंक दिए हैं। इसके साथ ही अंतिम चरण के प्रचार में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल यूपी में अंतिम चरण का मतदान योगी मोदी के गढ़ यानी कि गोरखपुर बनारस क्षेत्र में होना है। ऐसे में नेताओं के सामने संभावनाएं भी खूब है और चुनौती भी कहीं ना कहीं खूब है। इसके साथ ही आज इन्हीं मुद्दों पर वोटरों को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार यूपी के दौरे पर है। वहीं पर आज कुशीनगर, बलिया और वाराणसी के चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी भी आज वाराणसी, घोसी, बलिया और रॉबर्ट्सगंज के दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम योगी वाराणसी में अधिवक्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज चंदौली और गाजीपुर दौरे पर रहेंगे। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के लिए भी वोट मांगते हुए नजर आएंगे। 24,000 करोड़ का छोड़ ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लाइव जुड़ चुके हैं घनश्याम। दिग्गज कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अमित शाह की बात करें, योगी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो आज उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आएंगे। क्या खास आज का दिन? बिल्कुल काजल जी, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है उत्तर प्रदेश की राजनीति का और महज 3 से 4 दिन का अभी वक्त है अंतिम चरण के मतदान को लेकर के। चुनाव प्रचार जो है महज 3 दिन का बचा हुआ है आज अगर छोड़ दिया जाए तो। ऐसे में जो सत्ताधारी दल है उसके अलावा जो विपक्षी दल है, दोनों दलों ने अपनी पूरी तरीके से ताकत पूर्वांचल के उन सीटों पे झोंक दिया है जहां पे अब अंतिम चरण में मतदान होने हैं। खासतौर पे योगी और मोदी के गढ़ में गोरखपुर क्षेत्र में मतदान होना है अंतिम चरण में, वाराणसी के क्षेत्र में मतदान होना है अंतिम में। योगी का प्रतिष्ठा यहां पे दांव पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 लाख से ज्यादा वोटरों को लेकर के जो लक्ष्य है, तो वहां पे उनकी प्रतिष्ठा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जो लक्ष्य है, लक्ष्य को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बनारस यानी काशी में पूरी तरीके से सक्रिय है। तो ऐसे में देखा जाए तो भले ही वहां पे मार्जिन की लड़ाई है, लेकिन तमाम केंद्रीय मंत्री जो है वहां पे डेरा डाले हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कल वहां पे दौरे पे थे, वहां पे रनियागंज में जनसभा को संबोधित किया। लगातार मुख्यमंत्री वहां के दौरे पे रह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मानो वहां पे अपना घर बना लिया हो इस चुनाव को लेकर के। वो लगातार कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहते हैं तो वाराणसी में एक बार दौरा जरूर करते हैं। वहां पे जो ताना बाना है वहां पे कील काटी दुरुस्त करते हुए लगातार नजर आते हैं। आज भी वो वाराणसी के दौरे पे रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी के अलावा कुशीनगर और बलिया में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी लगातार जाते रहे हैं। आज वो उत्तर प्रदेश के लगभग 5 लोकसभा सीटों पे एक साथ साधने की कोशिश करेंगे। और उसमें से सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे में भी आज है। वाराणसी में भी वो अपनी लामबंदी लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर के 2 जनसभाएं करेंगे। 2 जनसभा के बाद वो अधिवक्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। अधिवक्ता सम्मेलन वहां
वहां पे आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और उस प्रबुद्ध जनों को साधने के लिए और उनके हित के लिए वहां पे बात करते हुए नजर आएंगे और इन्हीं हितों के साथ साथ उनको वोटरों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगर बात करें तो ये उसके अलावा वाराणसी के अलावा घोसी, बलिया और रॉबर्ट्सगंज की सीटों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव भी लगातार सक्रिय है, लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं। उन सीटों पे तो बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस किए हैं जहां पे पिछली बार लड़ाई विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बारीक रही है, कम वोटों की रही है, 1,50,000 का अंतर रहा है। और खासतौर पे इस बार जहां पे माहौल बेहतर है इंडी गठबंधन को लेकर के, वहां पे लगातार दौरे कर रहे हैं। यही कारण है कि वो आज चंदौली और गाजीपुर में अफजाल अंसारी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। ये इस हफ्ते ये दूसरी बार होगा कि अफजाल अंसारी के लिए अखिलेश यादव आज वहां पे वोट मांगते हुए नजर आएंगे उनको जिताने के लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो अफजाल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। उनके जो केस, जिस केस में उनको सजा मिली थी, उस केस की सुनवाई लगातार चल रही है। तो ऐसे में संशय भी है। अफजाल अंसारी की बेटी ने भी नामांकन किया था, अंत में उनका नामांकन खारिज हो गया। लेकिन जो दल है, विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी पे खासतौर पे बात करें तो वो लगातार सक्रिय, पूरी ताकत झोंक करके रख दी है इस सीट के लिए। और लड़ाई भी वहां पर भी अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर है। पारसनाथ राय लगातार मुखर होते हुए जा रहे हैं और अफजाल अंसारी के जो भाई दिवंगत जो मुख्तार अंसारी हैं और माफिया कहे जाते हैं, और उनको लेकर के लगातार पारसनाथ राय मुखर होते रहे हैं और उनको लगातार उनके खिलाफ वहां पे वोट मांगते रहे हैं। और वहीं दूसरे तरफ सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जाकर के यहाँ पे वहां पे इस बात के बाबत पुष्टि करेंगे कि मुख्तार अंसारी जननायक थे और ये लोग कह रहे हैं कि वो एक अपराधी थे, एक माफिया थे, उनका खात्मा बड़ा जरूरी था। हालांकि उनका स्वाभाविक मौत था, और लेकिन इसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर पारसनाथ राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। वही इसके जो सिंपैथी गेन करने की बात है तो उनके भाई अफजाल अंसारी वहां से सांसद भी हैं, वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें काजल जी, तो उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल के इन सीटों पे मतदान होना है उसको लेकर के कोई भी कोर कसर ये लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। अपनी वर्चस्व की लड़ाई है, अपनी नाक की लड़ाई है, अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में पूरी जो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और केंद्रीय मंत्रियों का एक बड़ा समूह वाराणसी और गोरखपुर के आसपास में पूरी तरीके से फैल गया है, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए और अंतिम चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटों पे कब्जा पाने के मकसद से लगातार सक्रियता बढ़ाए हुए हैं, लगातार वहां पे ताने बाने बुन रहे हैं। जी काजल जी। बिल्कुल घनश्याम, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी 400 पार का नारा दे रही है और गाजीपुर में अफजाल अंसारी के लिए वोट मांगते हुए विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव नजर आएंगे। अब ऐसे में विपक्ष की तरफ से ये कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है 400 पार का नारा? देखिए लड़ाई 400 पार का नारा, देखिए सबसे पहले 2014 में 300 का नारा लेकर के जो दल है भारतीय जनता पार्टी वो आई थी, जनता के बीच में आई थी। दूसरी बार 350, इस बार 400। लेकिन देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, अपनी मकसद, और कौन नहीं चाहेगा कि अधिकतम सीटें, और 500 हम कह रहे 500 पार का भी नारा लगाएगी कोई भी दल, विपक्षी दल भी लगाए, कोई भी दल कम नारा क्यों लगाएगी? वो तो चाहेगी कि अधिकतम से अधिकतम सीटें उसके पास आए। लेकिन ये कितना आसान है, आसान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2014-2019 के इतर इस बार मतदान हो रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं कम हुए हैं, राष्ट्रीय मुद्दे लोगों के बीच में कम है, स्थानीय मुद्दे हावी है। संविधान और आरक्षण को लेकर के विपक्षी दल है, रोजगार के मुद्दे और विकास के मुद्दे जो रहे विपक्षी दल है वो लगातार इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पे सोशल मीडिया और अन्य लोगों के बीच में हावी होते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में जो 400 के नारे हैं वो एक सिर्फ नारा ही है, ये वास्तविकता से थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा है अगर सिनेरियो की बात करें। लेकिन विपक्षी दल जहां पर भी एक खास मकसद, अगर कह सकते हैं कि खास मकसद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, खास मकसद यूं कि कह सकते हैं कि वो मुद्दे भी उठा रहे हैं जो मुद्दे इस बार जिस मुद्दों की तैयारी इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी दल ने नहीं किया था, उसको ये लगा ही नहीं। कभी आरक्षण के मुद्दे पे, कभी संविधान
संविधान बदलने के मुद्दे पे भी यहाँ पे हमको जवाब देना पड़ेगा और यहाँ पे बैकफुट पे आना पड़ेगा। तो ऐसे में जिन मुद्दों पे जनता के बीच में विपक्षी दल कनेक्ट हो पाए हैं, उन मुद्दों को लेकर के सत्ताधारी दल पे हावी हो गए हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तक कहते हुए सुनाई दे सकते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक जो दलित है, ओबीसी है, आदिवासी है, इनके आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक बाबा साहब के संविधान को कोई बदल नहीं सकता। लगातार सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बावजूद जो मुद्दा है वो लगातार बना हुआ है। और जहां तक 400 की बात है, मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि 400 का नारा ये भले ही भारतीय जनता पार्टी ने लगा करके अपने फेवर में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके लिए गले की हड्डी इस तौर पे बन गई कि यही मुद्दा जो विपक्ष लेकर के लोगों के बीच में जाने लगा कि 400 नारा पार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको संविधान बदलना है। और अनंत हेगड़े वगड़े जैसे जो शीर्ष नेता हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, ऐसे बड़े जो नेता हैं, उन लोगों ने जो मुद्दे रखे हैं संविधान बदलने की, जो शुरुआती दौर में इन्होंने बयानबाजी कर दी, वो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई। बिल्कुल घनश्याम, कुल मिलाकर देखें तो 400 पार का नारा और कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं हम कि बीजेपी भी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। अब इसका असर कितना होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए अब लोकसभा चुनाव का रण कहीं ना कहीं तेज होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में 7वें चरण के लिए मतदान होना है और ऐसे में सभी दिग्गज नेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। यूपी में 7वें चरण के चुनाव में रोचक मुकाबला होगा। आखिरी चरण के लिए चुनाव में दिग्गज नेताओं की रणनीतिक के साथ ही कौशल और लोकप्रियता के इम्तिहान होगा। 7वें और अंतिम चरण में यूपी के महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, इसके साथ ही साथ घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में मतदान होना है, जिसमें कई दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुप्रिया पटेल और इसके साथ ही साथ महेंद्र नाथ पांडे की लोकप्रियता की परख होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब सारे देश की निगाहें पीएम की संसदीय सीट पर है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे गोरखपुर से, रवि किशन आजमगढ़ से, दिनेश लाल निरहुआ बलिया से पूर्व पीएम चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर चुनाव मैदान में हैं। हम बता दें आपको कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की इन 13 सीटों में से 9 भाजपा, 2 अपना दल एस पर सफलता मिली थी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी पवन का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए आखिरी चरण में मतदान होना है और ऐसे में चुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है किस तरह का माहौल नजर आ रहा है फिलहाल वाराणसी की बात करें तो? क्या समीकरण बैठ रहे हैं? जी बिल्कुल काजल, देखिए ये अंतिम चरण का चुनाव है। इस अंतिम चरण में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रखे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये सबसे हॉट सीट है। वाराणसी से प्रधानमंत्री तीसरी बार मैदान में है और बहुत सारे लोगों की, पूरे देश की निगाह है वाराणसी के सीट पर कि वाराणसी में किस तरह से जीत दर्ज होती है और कितने मार्जिन से होती है। क्योंकि इस तीसरे चरण में जो 13 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, इसमें कई दिग्गज मैदान में है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लड़ रहे हैं। वो बगल की सीट से महेंद्र नाथ पांडे हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे, अनुप्रिया पटेल रहे, वो भी केंद्रीय मंत्री रही। एक अभिनेता रवि किशन जो गोरखपुर की हार्ट सीट जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, उस सीट से रवि किशन है, पिछली बार भी उन्होंने वहां जीत दर्ज कराई थी। और आजमगढ़ से जहां इससे पहले पिछली बार अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, उसके बाद उपचुनाव में निरहुआ जो भोजपुरी अभिनेता हैं वो वहां से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा बलिया में जो इस समय नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे हैं वो पूर्व पीएम चंद्रशेखर सिंह के बेटे हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अंतिम चरण में जो सीटें हैं उसमें कई दिग्गज मैदान में है और सबसे हॉट सीट वाराणसी, जिसपे प्रधानमंत्री इस बार जो वो जीत दर्ज कराएंगे, वो कई लोगों का रिकॉर्ड
तोड़ेंगे और बड़ा रिकॉर्ड कायम करेंगे। इससे पहले अगर रिकॉर्ड की हम बात करें तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से 5 बार के सांसद रहे थे और जीत दर्ज कराई थी, और लगातार 5 बार एक सीट से सांसद रहना बड़ी बात होती है। उसके बाद दूसरा जो है स्थान जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, फूलपुर से 3 बार जीत दर्ज कराए थे। लेकिन आज इस सीट, अगर ये अंतिम चरण में प्रधानमंत्री जो सीट से दर्ज करा के इस बार अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे बड़ा मजबूत दावेदारी और बहुत मजबूत काम करने की स्थिति बनेगी। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो स्थिति मजबूत नजर आ रही है और सभी की निगाहें यूं कह सकते हैं पवन की संसदीय सीट वाराणसी की जो सीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस पर टिकी हुई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मुकाबला कैसा नजर आता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और ऐसे में सारे दिग्गज नेता अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 13 सीटों पर 1 जून को चुनाव होना है, जिसके लिए पक्ष और विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं जातीय समीकरणों के जोर को देखते हुए विपक्ष के साथ ही भाजपा ने भी अपनी प्रचार रणनीति में बदलाव किया है। राम मंदिर और राष्ट्रवाद के इतर सोशल इंजीनियरिंग पर प्रचार को फोकस किया गया है। हर जाति हर वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग पर खास फोकस किया है। दरअसल पूर्वी यूपी में मुद्दों के वजह जातीय समीकरण के आधार पर ही चुनावी माहौल बन रहा है, बिगड़ रहा है। जी हाँ, बता दें आपको कि मोदी योगी जहां इलाके को मथ रहे हैं, वहीं विपक्ष की ओर से उछाले गए आरक्षण जैसे मुद्दों पर पिछड़ों और दलितों को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी प्रचार में उतारा गया है। इसी तरह हर बूथ पर भी जातीय समीकरण को देखते हुए स्थानीय नेताओं को लगाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। 7वें चरण में रोचक मुकाबला यूं कह सकते हैं देखने को मिल रहा है और इस बार क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, साथ ही साथ चुनावी माहौल बिगड़ रहा है। आधार यूं कह सकते हैं कि जातीय समीकरण के आधार पर ही इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। यूं कह सकते हैं कि इस बार चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ विपक्ष की ओर से उछाले गए आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी पिछड़ों और दलितों को समझने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राघवेंद्र का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे इस वक्त सामने आ रहे हैं? सबसे ज्यादा फोकस जातीय समीकरण पर नजर आ रहा है। 7वें चरण का आखिरी चरण का मतदान होना है, क्या माहौल नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए काजल जी, जब लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ था तो उस समय लग रहा था उत्तर प्रदेश में कि राम मंदिर का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा। चूंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को हवा दी थी। भारतीय जनता पार्टी घर घर अक्षर वितरण किया था, लोगों को जोड़ा था इससे। लेकिन जब प्रथम चरण की चुनाव शुरुआत हुआ उत्तर प्रदेश में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ठाकुर बिरादरी की नाराजगी की बात सामने आई। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में लगातार बदलाव करना पड़ा और जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोगों ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पे ये लोग संविधान बदलेंगे। यहां तक कि राहुल गांधी ने संविधान कॉपी हाथ में लेकर अपने रोड शो में, जनसभाओं में दिखाकर कहा कि बाबा साहब का संविधान बदलने की तैयारी है। वहीं पे अखिलेश यादव 2022 में पीडीए का गठन किया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठन किया और उत्तर प्रदेश में नई मुहिम को हवा दी कि अगर तीनों बिरादरी एक साथ आते हैं तो कहीं न कहीं जाति जनगणना की राह आसान होगी। बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई भी थी जब आरजेडी के साथ उनकी सरकारी सहयोगी सरकार थी, लेकिन उसके बाद से अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं पीडीए को हवा देते रहे और जब 2024 का लोकसभा का चुनाव आया तो केवल अपने परिवार के 6 लोगों को यादव बिरादरी से टिकट दिया, बाकी टिकट सब पिछड़ी जातियों को दिया, उसमें कोई किसी यादव को शामिल नहीं किया। तो कुल मिलाकर पिछड़ी बनाम अगड़ी की
लड़ाई कहीं न कहीं अखिलेश यादव बनाने में कामयाब हो गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी कोशिश कर रही है कि जो लाभार्थी वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त खाद्यान्न योजना, शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना, मुफ्त बिजली योजना, जो भी योजनाएं हैं उनको लेकर जो सभी बिरादरियों में पैठ बनाई है उसको किसी तरह से बरकरार रखा जाए। लेकिन इतना जरूर है कि अंतिम चरण का चुनाव आते आते विकास का मुद्दा दरकिनार हो गया है। सारा गुड़ा भाग जितनी भी लड़ाई है सब जातियों के बीच आकर सिमट गई है। यहां तक कि पीयूष गोयल जो महाराष्ट्र के में चुनाव लड़ रहे थे, महाराष्ट्र से वैश्य बिरादरी यानी व्यापारी बिरादरी को साधने के लिए बनारस आए, छत्री बिरादरी को साधने के लिए अनुराग ठाकुर बनारस आए, केशव मौर्य बिरादरी साधने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है बनारस आ रहे हैं, जा रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मंत्री बनारस में डेरा डालना है। चूंकि बनारस में भारतीय जनता पार्टी को भी हार का डर नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मार्जिन बढ़ाने की चिंता है। चूंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता उसी हिसाब से पूरे देश को बताई जाएगी कि प्रधानमंत्री 2014 से लेकर 2024 में कितने मार्जिन को बढ़ाते आगे बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर मार्जिन की लड़ाई है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने 25 मई को वहां पर रोड शो किया और जनता के मुद्दों को छुआ, सिलेंडर की महंगाई के बात की, बेरोजगारी की बात की, इन सब मुद्दों को लेकर कहीं कहीं लड़ाई बढ़े। बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है। कई मुद्दे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। विकास के मुद्दों की बात करें तो पक्ष विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, 7वें चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम और खास होने वाला है। और वहीं चुनावी मैदान में पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें तो दोनों ही पक्ष आमने सामने। अब देखना होगा कि कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। साथ ही वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी यहां पर लगातार सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।